नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मैं मनोज परगन, डायरेक्टर ऑफ जेएसएम एमएससी इन केमिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऐसा टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। हमें पता है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई गैसियस स्टेट में होते हैं, सांस ली, क्या लिया आपने? गैस, ठीक है। पिया क्या? पानी, कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। और खाया कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में कैसी डिफरेंट है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सा यूनिट है बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मेरे ट्रिक से अगर पढ़ेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऐसे चुटकी चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। सबसे पहले जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड जो क्रिस्टल होता है तो वो क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहेंगे? जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सॉलिड स्टेट में दिखती है? जैसे आप सबको पता है सॉल्ट, सॉल्ट तो खाया होगा, रोज खाना तो खाते होंगे। खाने में क्या खाते हैं आप? सॉल्ट। कौन से स्टेट में होता है बच्चों? लिक्विड स्टेट की गैसियस स्टेट? सॉलिड स्टेट, है ना। तो सॉलिड होता है, जैसे वो सॉल्ट में क्या होता है? NaCl, और Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है निगेटिव। तो ये जो सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कभी क्या होता है? आयन, है ना। कौन हो गए ये? दोनों के दोनों भी कौन है? आयन। एक है कैटायन, दूसरा है अनायन। जैसे आपने अभी बड़ी गर्म हो रहा था बाहर तो बोला चलो गोला खा लेते, तो गोला खाते वक्त क्या खाया आपने? आइस। और आइस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है? H2O, जो कौन है? एक मॉलिक्यूल। और इसीलिए हम कहेंगे मॉलिक्यूल हो गया। और आपने डायमंड का नाम तो सुना होगा, ग्रेफाइट का नाम तो सुना होगा, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कार्बन एटम। और इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सॉलिड होता है, ये सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कभी कौन हो सकते हैं? एटम। तो कभी कौन हो सकते हैं? आयन। तो कभी कौन हो सकते हैं? मॉलिक्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड में भी एटम, में भी आयन और में भी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सारे कौन हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, बराबर। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की इस 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह अरेंजमेंट की है, उस अरेंजमेंट को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे ही सॉलिड के 2 पार्ट में सॉलिड को जनरली डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ अगर करूँ, ये मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि वो कभी कौन हो सकता है? आयन, कभी का एटम, तो कभी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स को मैंने इस तरीके से क्या किया है बच्चों? अरेंज। तो आप देखो ये ऐसे, इसमें 3 है, ऐसे 3 है, हम इसको बोलेंगे 3/3। कैसे अरेंजमेंट कहेंगे? 3/3। एक रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर समझते हो? पहले ये ऐसे है तो ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है और ये भी वैसे ही है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड विच अरेंजमेंट? रेगुलर अरेंजमेंट। और रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम इसको कहेंगे। और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है ये? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो अभी इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए, किस तरीके से? इस तरीके से अरेंज हो गए, तो आप मुझे बताओ क्यूब, ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के आप मुझे अरेंजमेंट बताएंगे। बताओ क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट है बच्चों? इज इट अ रेगुलर अरेंजमेंट? नहीं। तो ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं रहेंगी, बिल, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं रहेंगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम
एक दो टाइप के सॉलिड्स हो गए बच्चों, एक जिसमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है और दूसरा जिसमें रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। सो एक में है दूसरे में नहीं है। अब जिसमें है उसको हम कहते हैं कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। वंस मोर, कौन सा सॉलिड बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें नहीं है उसको हम कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट सॉलिड के कितने टाइप है बच्चों? दो, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। समझ गए सब लोग? व्हेन देयर इज अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, मैं इसकी जो पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, तो आप उसमें से भी लिख पाएंगे, ठीक है। सिर्फ मेरे को कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को, और अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक करते रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो हम कहेंगे उसको कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर नहीं है तो एमॉर्फस सॉलिड। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। वन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अनदर इज अ एमॉर्फस सॉलिड। अब हम देखेंगे इसकी ये अरेंजमेंट होने से क्या क्या हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अ क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच में बी एटम्स, व्हिच में बी आयंस और व्हिच में बी मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ हाईली ऑर्डर्ड। हमने जो पहले वाली अरेंजमेंट देखी थी वो कैसी थी? ऑर्डर, इधर तीन इधर तीन, तो हम उसको कहते हैं 3x3 ऑर्डर, ठीक है। तो हाईली ऑर्डर्ड होता है एंड इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टिकल अरेंज्ड है बिल्कुल ऐसे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जैसे ये अरेंज्ड है, उसके बाद इनकी जो कैविटीज है इसको डिप्रेशंस कहते हैं हम। इस डिप्रेशन में सेकंड लाइन के रखे हुए हैं, फिर उसके बाद इनकी डिप्रेशन में थर्ड लाइन के, फिर इनके डिप्रेशन में, मतलब एक रेगुलर है कि भाई पहले रखो फिर डिप्रेशन में सेकंड लाइन रखो फिर डिप्रेशन में थर्ड लाइन, ये रेगुलरिटी इसमें मेंटेन हुई है, इसलिए हम इसको कौन सा सॉलिड कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो दिस इज इसके एग्जांपल, अगर जैसे भी अभी हमने एग्जांपल देखा था NaCl, NaCl इज द टाइप ऑफ विच सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज अगेन अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कॉपर इज अगेन अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड इज अगेन अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है, क्यूब कैबिन में दे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो हम उसको कौन सा सॉलिड कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब हम इसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो बिफोर दैट फर्स्ट वी सी द एमॉर्फस सॉलिड। तो जैसे ये हमारे पास, ये देखो ये है क्यूब, ठीक है। ये क्यूब अगर हम देखेंगे तो ये क्यूब कैसा है बच्चों? देखो रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये Na है तो Na के बाद कौन लगा हुआ है? Cl, फिर से Na, फिर से Cl, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। हम इसको कुछ तो भी नाम दे सकते हैं। तो अगर हम इसको इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है तो नाम रखा कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब एमॉर्फस सॉलिड में क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल बनकर, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है तो क्या नाम रखा? एमॉर्फस। देखो क्या है अरेंजमेंट? रेगुलर नहीं, कौन कहाँ है कौन कहाँ है, और इसीलिए इट इज द विच सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड हो गया? एमॉर्फस सॉलिड। डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड दिस सॉलिड इज अ विच सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? अब एमॉर्फस सॉलिड में हम और एक बात यहाँ पे एडिशनली पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, रबर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो अरेंजमेंट है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है। कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड। चलो समझ गए। अब हम इसकी बहुत सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है। ग्लास, रबर, जैसे आपको पता है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है, और इसके बाद तार। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड में हम अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब उसके पहले मैं समझा देता हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स फिर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड,
एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, मैं दोनों के स्ट्रक्चर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता है अगर एक के ऊपर एक बराबर रेगुलर अरेंजमेंट की तो बताओ कौन सा सॉलिड हो गया बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हमने ऐसी अरेंजमेंट नहीं की, कैसी अरेंजमेंट की बच्चों? अभी ये ऐसी अरेंजमेंट है, कैसी भी है ना, तो दिस इज अ व्हिच सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है सब लोग? अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑर्डर अगर हम अगर किसी चीज को एक के ऊपर एक ऐसा रख रहे तो वो चीज एक के ऊपर एक ऐसे बहुत ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको इसके ऊपर नहीं रखा तो तीसरा हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पे इसलिए ऑर्डर, हम इसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे अभी आप मुझे बता सकेंगे क्या ऑर्डर हो गया? यहाँ पे कितने हो गए? 5 और ये कितने हो गए? 4, तो ऑर्डर हो गया 5/4 बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑर्डर आएगा क्या? ऐसा गिनेंगे क्या? नहीं, गिना भी तो इतना सा ऑर्डर आएगा। ये यहाँ पे समझो एक आधा पार्टिकल है तो 2/2, ज़्यादा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा क्या यहाँ पे? नहीं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर कैसा रहेगा? लॉन्ग रेंज। कैसा रहेगा? लॉन्ग रेंज। और इसलिए ध्यान में रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगी। ठीक है, उसके बाद कैसा है, यहाँ पे जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है फिक्स है कि इसका इतना डिस्टेंस है तो इधर भी उतना ही रहेगा, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इसलिए डिस्टेंस फिक्स है बराबर। और जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेंगी, उतनी ही एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेंगी। तो हम अगर कहेंगे कि हमारे पास अगर ये 1 मोल समझो इसका हो जाता है 20 ग्राम, अगर हमारे पास 20 ग्राम है, ठीक है, और 20 ग्राम में मैं कहता हूँ 100 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड्स है? 100 बॉन्ड। तो मुझे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी जूल लग रही है? 1 जूल। तो 100 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी लगेंगी? 100 जूल। हम फिक्स बोल सकते हैं कि उसको एक बॉन्ड को तोड़ने की कितनी लग रही है लगभग, तो 100 बॉन्ड है तो कितनी लग जाएंगी? 100 जूल। हम बोल सकेंगे बच्चों की 100 जूल एनर्जी लगेंगी। लेकिन यहाँ पे वो फिक्स रहेगा क्या? नहीं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको लग रही है 1 जूल और इसमें भी 100 बॉन्ड है, तो 100 बॉन्ड को 100 जूल लगेंगी, ये फिक्स नहीं है। इसको 100 जूल से ज्यादा भी लग सकती है और इसको 100 जूल से कम भी लग सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको जो लगने वाली एनर्जी है वो 100 जूल से ज्यादा भी लग सकती है या 100 जूल से कम भी लग सकती है। मतलब इसको जो तोड़ने को लगने वाली जो एनर्जी है वो फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी कैसी है? फिक्स। और इसकी फिक्स होने की वजह से यहाँ पे हम जब उसको सॉलिड को क्या करते हैं? हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट देने से सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच स्टेट? लिक्विड स्टेट। एंड एज द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो व्हाट हैपन यहाँ पे? उसको कहते हैं मेल्टिंग। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, शार्प रहेगा, एकदम रहेगा 100 या 200 या जो भी, अगर 50 है तो 50.73 डिग्री सेल्सियस फिक्स वैल्यू रहेंगी। लेकिन इसकी फिक्स नहीं रहेंगी, वो बोलेंगे 70.23 रह भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। और इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? शार्प है। लेकिन इसका शार्प नहीं है, नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मीनिंग वो ऐसा शार्प नहीं, पॉइंट में रहेगा इसका फिक्स। क्यों रहेगा? समझ गए? उसके साथ साथ हमें बताएं कि अगर इसके 1 मोल को हमें हीट करना है तो हमें इसको कितनी एनर्जी देनी है? 100 जूल। तो हम बोल सकते हैं जब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है उसके लिए जो एनर्जी लगती है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं प्रोसेस को? फ्यूजन। और फ्यूजन को लगने वाली जो हीट है, फ्यूजन को लगने वाली जो एनर्जी है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसके 1 मोल को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेंगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कैसी रहेंगी? इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स रहेंगी क्योंकि 100 जूल देनी है। इसकी फिक्स नहीं रहेंगी, ज्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है। सो इट विल हैव द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिनोट करते हैं डेल्टा फ्यूज एच से, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डेफिनाइट रहेंगी। इट विल हैव द डेफिनाइट वैल्यू ऑफ
enthalpy of fusion, but it will not have the definite value of enthalpy of fusion. So not definite value, इसकी enthalpy of fusion की वैल्यू डेफिनाइट नहीं रहेंगी और इसकी enthalpy of fusion की वैल्यू कैसी रहेंगी, डेफिनाइट. समझ रहे हो आप सब लोग? तो इसकी enthalpy of fusion की वैल्यू डेफिनाइट है और इसकी enthalpy of fusion की वैल्यू डेफिनाइट नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर हैविंग दिस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसकी डेफिनाइट है, उसकी नहीं है. यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जैसे ये शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है हम डिटेल में अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एनिसोट्रॉपी शो करता है और ये आइसोट्रॉपी शो करता है, क्योंकि भी डेफिनेशन हम वहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एनिसोट्रॉपी, व्हाट इज आइसोट्रॉपी. लेकिन इतना ध्यान में रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शो करता है, एनिसोट्रॉपी, और एमॉर्फस सॉलिड क्या शो करता है, आइसोट्रॉपी. डिटेल में हम दोनों भी ट्रॉपीज देख लेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स, हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स है NaCl, KCl, मेटल, कॉपर एटसेट्रा. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, प्लास्टिक, रबर, तार, ग्लास. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड. तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस अभी हमने देखे रिलेटेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर देखेंगे तो इनको क्या है, डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. हमने कहा था इट हैज अ डेफिनाइट ज्योमेट्री. ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इसको है, इसको नहीं है. सेकेंडली अगर हमने देखा गया तो हमने देखा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प, और इसका शार्प नहीं है. लॉन्ग रेंज मतलब वो फिक्स नहीं है, वो थोड़ा चेंज होते रहेगा. उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो यहाँ पे फिक्स होता है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ रहेगा. ये पार्टिकल यहाँ पे, यहाँ से हम अगर इसको काटेंगे तो ये सॉफ्ट दिखेगा, बराबर. लेकिन एमॉर्फस में गारंटी नहीं है, जब हम इसको काटेंगे हो सकता है एक आधा पार्टिकल बीच में आ जाए, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा. लेकिन यहाँ पे इसलिए जब हम इसको काटेंगे तो शार्प एज टूल से जब हम इसको काटेंगे तो हमें सॉफ्ट सरफेस मिलेगा. कौन से सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि बराबर पार्टिकल तो इधर है, यहाँ से मिलेगा. लेकिन अमॉर्फस में गारंटी नहीं है, पार्टिकल इधर है कि बीच में आएगा, कि कहाँ से काटेंगे तो कहाँ से पार्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा. इसलिए जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं, कट करते हैं विथ शार्प एज टूल, द स्प्लिट्स अप इनटू हाउ मेनी पीसेस, 2 पीसेस, एंड द न्यूली फॉर्म जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ. प्लेन और स्मूथ रहेंगे, लेकिन इसके प्लेन और स्मूथ रहेंगे जरूरी नहीं है. ठीक है, सो व्हेन कट विद द शार्प एज टूल दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर सरफेसेस. उनके रेगुलर रहेंगे, इनके इरेगुलर रहेंगे. नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन. हमने देखा है इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब ही हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू डेफिनाइट थी और इसकी डेफिनाइट नहीं है. सो इट हैज द डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड डज नॉट हैव द डेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. हमने देखा है ये कैसे एनिसोट्रोपिक है और ये आइसोट्रोपिक. सेकेंडली इनका ऑर्डर लॉन्ग रेंज और इसका शॉर्ट रेंज. ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज द ट्रू सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, तो जैसे हमें कोई भी सॉलिड दिखता है, जैसे हमें गैस दिखती है तो गैस के मॉलिक्यूल में क्या होती है, रैंडमनेस. ये इनका कोई लेना देना नहीं, सॉरी कोई इनका किसी से कोई लेना दे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है. तो गैस बोलने के बाद हमारे दिमाग में ये इमेज आती है, लेकिन सॉलिड बोलने के बाद क्या इमेज है, सब एक जगह बैठे बराबर शांति से और बराबर अरेंज्ड हो गए, यही इमेज आती है. इसलिए वो प्रॉपर्टीज ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है. सो वी कैन से इट इज अ विच सॉलिड, ट्रू सॉलिड, एंड इट इज कॉल्ड विच सॉलिड, सूडो सॉलिड. कोटा सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है और इसलिए हम इसको कौन सा सॉलिड कहेंगे, सूडो सॉलिड. एंड दीज आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन विच सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. आपको अकेला क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला तो भी आप 5 मार्क के, सॉरी 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, या डिफरेंस भी बोला तो भी 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. आफ्टर डिस्कसिंग दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, अब हम यहाँ पे
जो दो प्रॉपर्टी थी एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी वो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनिसोट्रोपी किसको कहेंगे और आइसोट्रोपी किसको कहेंगे। एनिसोट्रोपी क्या है रे बच्चों? एनिसोट्रोपी जैसे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप सबको पता है कि ये वाला मैंने यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसीडर किया, ठीक है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सबको पता है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। आप फिजिक्स में एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? उसके ऊपर क्या गिरता है? लाइट। अब लाइट गिरने के बाद उसका एंगल कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो लाइट का एंगल कितना रहेगा ये डिपेंड करता है वो कैसे मीडियम में से जा रहा है। अगर मेरे पास ये पार्टिकल है, अगर मैंने लाइट इधर से गिराया तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर लाइट इधर से गिरा और इधर से निकला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे सिर्फ आप बताइए सेम होंगी कि डिफरेंट? डिफरेंट है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई? चेंज। अगर डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट क्या कर दी? चेंज। समझ रहे हो आप? तो ये कौन शो कर सकता है? कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक एबिलिटी है क्या कि अगर उसकी डायरेक्शन किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने की क्या चेंज की? डायरेक्शन, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज। दिस एबिलिटी ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एनिसोट्रोपी। क्या कहेंगे बच्चों हम इसको? एनिसोट्रोपी। किसको कहा एनिसोट्रोपी? डू यू अंडरस्टैंड? इट इज द एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Once more, it is the ability of crystalline solid to change the value of its physical property when the direction of measurement is changed. It's called anisotropy. पॉज करके आप लिख लेना डेफिनेशन, ठीक है बच्चों? एक बार फिर से बता देता हूं। The ability of crystalline solid to change the value of its physical property, to change the value of its physical property when the direction of measurement is changed. It's called anisotropy. It's called what? Anisotropy. तो ये हो गया anisotropy। तो anisotropy कौन शो कर सकता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में बताओ, अभी ये ऐसा सॉलिड है, अब इधर से आया क्या इधर से आया, वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि कुछ फिक्स था ही नहीं। और इसलिए ये इधर से गिनो या उधर से गिनो क्या मिलेगा? सेम। और हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेम आइसो। क्या कॉन्सेप्ट? सेम आइसो। एंड सो इट इज कॉल्ड विच ट्रॉपी? आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या शो करते हैं? आइसोट्रॉपी। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो शो करते हैं एनिसोट्रॉपी। तो कितनी चीजें हैं बच्चों? दो। वन इज अ आइसोट्रोपी एंड अनदर इज अ एनिसोट्रोपी। तो एनिसोट्रोपी किसको कहेंगे और आइसोट्रोपी किसको कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? चलो समझ गए। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपी और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपी, ठीक है। अब इन दो ट्रॉपीज जीतने के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक नया टॉपिक हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? हमारे पास एक ध्यान रखेंगे बच्चों, आइसो मतलब क्या होता है? सेम। जिनको पता है नहीं पता सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। वंस मोर, क्या? आइसो सेम। तो हमारे पास एक वर्ड है आइसो। आइसो मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आइसो मतलब होता है सेम। और मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द मॉर्फ और विच स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सीधा सीधा ध्यान में रखेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मॉर्फिज्म दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द विच स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइसो मतलब सेम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम। ऐसे दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन अगर उनके क्या सेम है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम उसको कहते हैं आइसोमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, सब्सटेंस डिफरेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, सेम आइसो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मॉर्फस, एंड सो दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और कोई भी सॉलिड आइसोमॉर्फस होने के लिए कंडीशन है उसके अंदर के जो मेटल और नॉन
मेटल के जो आयंस है उनका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक Na एक फ्लोरीन, तो रेशो क्या हो गया 1:1। यहाँ पे एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, तो रेशो क्या हो गया 1:1, है ना। तो इनका रेशो कैसा है सेम, और इसलिए उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कैसा है सेम। ऐसे सॉलिड को हम एक दूसरे के कौन से सॉलिड कहेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड, और फिनोमिनन को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। समझ गए बच्चों? चलो आगे, ठीक है। तो टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे आइसोमॉर्फस। सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो हमने NaF और MgO का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। यह है NaF और यह है MgO। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखो दोनों के लगभग कैसे है सेम, ठीक है। तो ये है Na, ये है F हरा वाला, ये NaF, NaF, है ना। तो ये कौन से सॉलिड हो गए आइसोमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चलो अब कभी कभी क्या होता है कि सब्सटेंस एक ही होता है, यहाँ पे सब्सटेंस डिफरेंट है। एक है सोडियम फ्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो अलग अलग सब्सटेंस है। लेकिन कभी कभी सब्सटेंस एक ही होता है लेकिन उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते। अभी क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हमने अभी आपको बताया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फस, और मैनी अलग अलग टाइप के बना रहा, मैनी तो पॉली, और इसलिए हम उसको क्या कहेंगे पॉलीमॉर्फस, ठीक है। तो मैं दोनों को समराइज कर देता हूं आपको। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि सब्सटेंस कैसा है सेम, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है डिफरेंट, तो हम उसको क्या कहेंगे पॉलीमॉर्फस, ठीक है बच्चों। और अगर सब्सटेंस कैसे है डिफरेंट और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है सेम, तो हम उसको कहेंगे आइसोमॉर्फस। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे कितने टाइप हो गए दो, एक हो गया सेम सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो पॉलीमॉर्फस, डिफरेंट सब्सटेंस सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो आइसोमॉर्फस। डू यू अंडरस्टैंड? अभी हम पॉलीमॉर्फस का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको पता है डायमंड के बाद आपको अगर पता है तो कौन ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो डायमंड होता है ना, डायमंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कार्बन होता है, और ये 4 कार्बन एटम एक दूसरे को इस तरह से अरेंज होते हैं, और ये हर एक कार्बन फिर से 4 कार्बन को अरेंज होता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हर एक इधर जोड़ देते इसको, ये कार्बन। तो एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू अगेन हाउ मेनी अदर कार्बन 4, एंड इट फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे आप सबको पता है अगर इसने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों 4 बॉन्ड है, तो हमें पता है उसके लोन पेयर कोई नहीं है, तो लोन पेयर कितनी है 0, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4 और लोन पेयर 0, तो इट इज 4। तो हाइब्रिडाइज स्टेट इज sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइज स्टेट रहेंगी बच्चों क्या रहेंगी sp3, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसकी जो ज्योमेट्री रहेंगी वो टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहेंगी कौन सी रहेंगी टेट्राहेड्रल, एंड यू गेट दिस। ये काय में मिलेगा आपको डायमंड। अभी नीट 2022 के इसमें इसका सेम क्वेश्चन पूछा था, और यही यूनिट का था सॉलिड स्टेट का, ठीक है। द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन इन डायमंड इज sp3, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, एंड व्हाट ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी को अगर हम कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन इस तरह से अरेंज है बच्चों, और ये कार्बन इस तरह से अरेंज होने के बाद आप इसको भी देखो, इसको भी देखो, इन सब को देखो, गौर से देखो बच्चों। देखो क्या हुआ, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, वेरी गुड, कार्बन 6 बॉन्ड बनाने लग गया अभी, है ना। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 3, ठीक है। सो है ना, आविष्कार हो गया, ठीक है, कलयुग का आविष्कार,
ठीक है, डोंट वरी। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4, सॉरी 3, बचा कितना? 1। तो एक उसके पास अनपेड रहेगा, हर एक कार्बन के पास क्या रहेगा? एक अनपेड। और हमारा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड कितने बनाए? 3, लोन पेयर कितनी है? 0, टोटल 3। तो हाइब्रिडाइज स्टेट sp2, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट रहती है sp2। और ऐसे एक ऊपर से क्या बनती है? लेयर। और वैसे ही नीचे से भी क्या रहती है? एक लेयर, एक ऊपर से लेयर, एक नीचे से लेयर। ऊपर के लेयर का कार्बन का अनपेड नीचे के लेयर के कार्बन के अनपेड के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, एंड दैट बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह ये डायमंड की एक रिंग और नीचे के डायमंड की रिंग, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। अब इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? कार्बन एटम। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? कार्बन एटम। लेकिन अरेंजमेंट कैसी है? डिफरेंट। और अरेंजमेंट डिफरेंट है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? डिफरेंट। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब अलग अलग बन रहे, मेनी बन रहे। सो दीज आर द पॉलीमॉर्फस सॉलिड। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हुआ? 2 टाइप, वन इज अ आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। तो पॉलीमॉर्फस का एग्जांपल हो गया कौन? डायमंड, एंड along with the diamond we have what? Graphite. And third polymer is again, third is a fullerene. Third is a fullerene. So in this way we have the 2 types of substance. One is the isomorphous and another is a polymorphous, and that phenomenon is called polymorphism. So what is polymorphism? A single substance that exists in 2 or more forms of crystalline structure are called polymorphous solid. Polymorphous में ये कौन है? ग्रेफाइट। आप देख सकते हो ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये भी है 6 मेंबर्ड रिंग। ये है उनके पास के कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये शेयर करके इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया? पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये डायमंड, इसने हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, इसके सॉरी 4। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है बच्चों? sp3। यहाँ पे क्या है? sp2। और ये पाई बॉन्ड है, ये इजीली टूट सकते हैं और वो टूट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा गर्म किया तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इजीली गर्म नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550, 3550 डिग्री सेल्सियस। और ये है इसी का एक हॉलो स्पीयर जैसा ये स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड फुलरीन। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल है और ग्रेफाइट इज अ कोवैलेंट सॉलिड, और तब भी वो सॉफ्ट है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ द विच बॉन्ड? पाई बॉन्ड विच आर वीक। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है टूटने की बारी है तो पहले क्या टूटेगा? पाई। और इससे थोड़ा गर्म किया, पाई टूट जाते हैं, सॉफ्टनेस भी आ जाती है, साथ में इट कैन कंडक्ट। वो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं? फ्री। और फ्री होने की वजह से वो क्या कंडक्ट करने लगता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गए, ये है पॉलीमॉर्फिज्म, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमॉर्फस सॉलिड। तो दिस इज अबाउट द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे SiO2, सिलिका। सिलिका आपको एग्जांपल पूछते हैं, SiO2 इज द एग्जांपल ऑफ, या इसके जो 3 है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टलोबाइट और क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज। इन सबका फॉर्मूला क्या है? SiO2। सबका फार्मूला क्या है? SiO2, जिसको हम सिलिका कहते हैं, लेकिन उसके ही 3 अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो उसका नाम है क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट। क्रिस्टोबलाइट, ठीक है। ऐसे इसके 3 फॉर्म हैं। दीज आर आल्सो पॉलीमॉर्फस सॉलिड, एंड दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस सॉलिड। 2 और मोर सब्सटेंस डिफरेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। इधर सब्सटेंस सेम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दे हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, 1:1, 2:2, जो भी रेशो है उनका कैसे रहेगा? सेम। इसमें रेशो कोई नहीं, ये अलग अलग कंडीशन में फॉर्म होते हैं। एंड दीज आर देयर एग्जांपल्स। जैसे आपको पूछता है NaNO3 एंड CaCO3 आर द एग्जांपल्स ऑफ विच सॉलिड? आइसोमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो ऐसे इनके रेशोज भी अगर हम देखेंगे वो कैसे होते हैं? सेम। एंड दिस इज अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है सब लोग? तो आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक समझा होगा, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अगर मैं ये टॉपिक को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो
शॉर्ट में हम इस टॉपिक को थोड़ा देखते हैं। देखो जो क्रिस्टल्स है, जो कौन है बच्चों, क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक खाते हो, खाने में नमक खाते हो, तो नमक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन होते हैं, आयंस, बराबर। कौन से आयंस होते हैं, कटायन एंड एनायन। उसके बाद हमारे पास डायमंड है, तो डायमंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो गया, एटम, कार्बन एटम। उसके बाद हमारे पास जो आइस होता है, उस आइस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, H2O, है ना। और थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोई भी मेटल अगर है, मेटल में पता है, जैसे मेरे पास ये है मेटल, सो इसमें है Na पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे के सारे कौन है, मेटल आयन। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक है मेटल आयन और दूसरा है नॉन मेटल आयन, लेकिन इसमें सारे के सारे कौन से आयन है, मेटल आयन। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, इसके बेसिस पे सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन अ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है मेटल आयंस एंड नॉन मेटल आयन, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो ये जो है इसमें काय में बन रहा, आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा, सो इट इज कॉल्ड व्हिच सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड कहेंगे बच्चों, आयोनिक सॉलिड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए इस सॉलिड को हमने नाम दिया कौन सा सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड रहे, इसलिए हमने इसका नाम दिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहाँ पे जो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है, मेटल आयंस, एंड सो इट इज कॉल्ड व्हिच सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो इसलिए हमारे पास कितने टाइप के सॉलिड्स हो गए बच्चों, 4, ठीक है। आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। तो इन सारे सॉलिड्स को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। वीडियो अगर अच्छे लग रहे, पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सबके लिए वो सिलेबस होगा, तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में आपको समझा नहीं समझा ये जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट। इट वाज डे 1 ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी हम डे 2 में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये था डे 1 ऑफ सॉलिड स्टेट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।